के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम वाद संवाद में। भारत जैविक सम्राट बन गया है। जैविक खेती करने वाले किसानों की जितनी संख्या भारत में है उतनी कहीं नहीं। हालांकि जैविक रकबे और उत्पादन के मामले में हम कई देशों से अभी भी फिलहाल पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ जैविक किसानों की संख्या बढ़ रही है उससे लगता है कि जल्द ही उत्पादन के मामले में भारत अपनी स्थिति में सुधार कर लेगा। कोशिशें लगातार जारी हैं। किसानों को खुदरा और थोक खरीदारों से सीधे जोड़ने के लिए जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जा रहा है और वैसे भी लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक होते जा रहे हैं। और बता दें कि कोरोना संकट ने इस सोच को और भी ज्यादा मजबूत किया है। ऐसे में लोग ऐसे भोजन तलाश रहे हैं जो पोषण और स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा लाभकारी हों। जैविक खाद्य पदार्थ पोषण और स्वास्थ्य के मामले में आम फसलों से काफी बेहतर माने जाते हैं और आज के हमारे वाद संवाद में हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे और विषय रहेगा भारत बना जैविक सम्राट। जी हां, आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ एपिटा के निदेशक डॉक्टर तरुण बजाज मौजूद हैं। साथ ही मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के सलाहकार डॉक्टर AK यादव भी हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं और साथ ही मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम वाद संवाद में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आइए इसी के साथ हम हमारी बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। पिछले 6 साल के दौरान मोदी सरकार ने जैविक खेती पर जिस तरह से काम किया है उनके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बन गया है। उत्तराखंड और त्रिपुरा भी उसी राह पर हैं। हाल ही में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए जैविक किसानों की संख्या के मामले में भी भारत नंबर 1 हो चुका है। 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि 2019 और 20 के दौरान भारतीय किसानों ने 36,70,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती की। यही वजह है कि हम जैविक उत्पादों का निर्यात कर पा रहे हैं। जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम भी बनाए गए, योजना भी बनाई गई और उसी आधार पर हमने ये देखा कि जब हम उत्पादन से लेकर और सीधे प्रोसेसिंग के माध्यम से सीधे बाजार से जुड़ते हैं तो समूह आधारित खेती करने से किसानों की आमदनी में गुणात्मक लाभ होता है। प्रोसेसिंग के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया भी PGS ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के माध्यम से FSSAI के लिए भी बहुत सरल हो गई है। 2019 और 20 के दौरान कुल 6,38,000 टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया, जबकि कुल जैविक उत्पादन 27,50,000 टन रहा। हमारे देश में खेती के दौरान रसायनों का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। ये रसायन न सिर्फ पर्यावरण बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी खतरनाक हैं। इसी को देखते हुए 2015 में मोदी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की और जैविक खेती को बढ़ावा दिया। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती के लिए हर 3 साल के अंतराल पर प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इनमें से 31,000 रुपए तो सीधे किसानों को दे दिए जाते हैं ताकि वो जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक और वर्मी कंपोस्ट वगैरह खरीद सकें।
ये रकम पैकेजिंग और मार्केटिंग पर भी खर्च की जा सकती है। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को समूह बनाकर खेती करनी होगी। 20 किसानों के समूह को 10 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान सरकार ने रखा है। जैविक खेती को सरकार ने जिस प्रकार से बढ़ावा दिया है, प्रमाणीकरण को जिस प्रकार से सरल किया है, प्रोसेसिंग अब किसान अपना कर सकते हैं, उस आधार पर किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं 4 गुनी करने का अवसर जैविक खेती में है। बल्कि रसायन मुक्त खेती के लिए जो अवधारणा पूरे देश की बनी है या किसानों को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ आगे जुड़ना है, तो जैविक खेती ही उसका एकमात्र विकल्प है। ऐसा देखा गया है कि जैविक खेती के दौरान लागत में 10 से 20% की कमी आई और जैविक किसानों की आमदनी में 20 से 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने में लगी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिसमें 50 करोड़ से भी अधिक निवेश और 5000 किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। तो अभी आप सबने देखी एक खास रिपोर्ट आई। इसी के साथ हमारी जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसकी हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर। और पहला सवाल यही रहेगा कि जैविक किसानों के मामले में नंबर 1 लेकिन रकबे और उत्पादन के मामले में पीछे, क्या वजह है इसकी? डॉक्टर बजाज क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अभी आपने कहा कि भारत जैविक सम्राट बन रहा है और ये सही है जी, बिल्कुल बन रहा है। 15 लाख किसान आज हमारे एनपीओपी के तहत जुड़े हुए हैं और करीब 9 लाख किसान जो हैं वो पीजीएस के तरफ, तो यानी 24-25 लाख किसान जो हैं वो जुड़े हुए हैं और 36 लाख हेक्टेयर ज़मीन एनपीओपी में है और बहुत सारी ज़मीन जो है पीजीएस के तहत भी जुड़ी हुई है। ये सही है कि हम दुनिया में इस समय नंबर 1 हैं जो कि किसान, नंबर ऑफ फार्मर्स कहें, और क्षेत्रफल के में हम नंबर 6 में आते हैं। उत्पादकता कम नहीं है, ये है कि हमारी उत्पादकता भी धीरे धीरे और बढ़ रही है, लेकिन जो किसानों की जो आय होती है, जो उनको खेतों से आय मिलनी होती है, वो आय ज़्यादा हो रही है अगर वो जैविक की तरफ जाते हैं तो। और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जैविक उत्पादन की तरफ जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में हमें लग रहा है कि ये जो है वो क्षेत्रफल में भी और किसानों में भी हम दुगने हो जाएंगे। आज दुनिया में हमारा बहुत अच्छा नाम है, मैं आपको बताऊं, दुनिया में अब भारत को एक उभरती प्रतिभा के रूप में देखा जा रहा है जैविक के क्षेत्र में। आपने बिल्कुल सही शब्द का चुनाव किया कि सम्राट बनने जा रहे हैं और उस बनने में कोई देरी नहीं है। जी बिल्कुल, इस ओर हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे किसानों की भूमिका भी बहुत ही ज़्यादा अग्रणी है इस क्षेत्र में। ऐसे में उत्पादकता को लेकर कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसको बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? डॉक्टर दिनेश क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान भाई शुरू करते हैं जैविक खेती, आमतौर पे जैसे 3 साल शुरू के होते हैं, तो इनमें निश्चित तौर पे उत्पादकता में कमी आती है। खास करके जो हमारे सिंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिव कल्टीवेशन हो रही है, जैसे मान लो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, या जहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह ज़्यादा यूज़ होते रहे, वहाँ पे जब हम जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो उत्पादकता में गिरावट काफ़ी आती है। ये 35-40% तक गिरावट आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये गिरावट कम होती जाती है, अंतर कम होता जाता है। और जो हमारे असिंचित क्षेत्र हैं खास करके, वहाँ पे गिरावट 5-10% आती है। जैसे मान लो कोई किसान राजस्थान या मध्य प्रदेश, जहाँ पे उर्वरक वगैरह का इस्तेमाल कम हो रहा है, अगर वहाँ पे जैविक खेती करना शुरू करते हैं तो उनकी उत्पादकता में गिरावट जो आती है कम आती है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिनके आधार पे सिद्ध हो चुका है कि 6-7 साल बाद आपकी उत्पादकता स्थिर हो जाती है। और बहुत से तो ऐसे भी उदाहरण हैं जिसमें आपकी 6-7 साल बाद उत्पादकता जैविक खेती में परंपरागत की तुलना में ज़्यादा मिलती है। तो थोड़ा समय का फ़र्क होता है, नहीं तो उत्पादकता आप बना सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, थोड़ा सा इंतज़ार और धैर्य की यहाँ पर हमारे किसानों को ज़रूरत है। मेहनत करते रहिए लगातार, आपको ज़्यादा लाभ इससे ज़रूर मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर यादव का यहाँ रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर यादव, जैविक खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, इसे प्रोत्साहित किया जा सके, इसी लक्ष्य के साथ 2015 में एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम रखा गया परंपरागत कृषि विकास योजना। तो आपसे
जानना चाहेंगे कि इस योजना का कितना बड़ा योगदान रहा है जैविक खेती के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। देखिए, ऐसा है, कृषि मंत्रालय की तरफ से इससे भी पहले 2015 से भी पहले लगभग 2004-05 का जो वर्ष था, तभी से जैविक खेती के उन्नयन की प्रक्रिया चालू की गई थी जी। और उससे पहले भी एक जैविक खेती अडॉप्शन एंड सर्टिफिकेशन एक प्रोग्राम जो है वो हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत शुरू किया गया था, जिससे पूरे देश में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत बहुत सारे किसानों के समूह बनाए गए थे। और आज जो हम एनपीओपी में बहुत सारे किसानों के समूह देखते हैं वो उसी स्कीम की देन थे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015 में सरकार ने इसको और आगे बढ़ाने के लिए और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके 2 फेज़ पूरे हो चुके हैं। इसके अंदर लगभग अब जो है 15 लाख किसानों को इसमें हमने लक्षित किया था, जिसमें से 9-10 लाख किसान तो अभी प्रमाणित भी हो गए हैं। बाकी जो है वो अलग अलग स्टेजेस में हैं जो अभी प्रमाणीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इस स्कीम ने एक सबसे पहला तो काम ये किया कि पूरे देश में जैविक खेती की एक क्रांति के रूप में स्थापित किया, एक बात। दूसरी बात क्या है कि इसी के साथ साथ भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से एक अलग तरह की जो है ना प्रमाणीकरण पद्धति, जिसको कहते हैं पीजीएस, सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली, उसकी भी शुरुआत की गई। इस स्कीम ने उस पीजीएस प्रणाली को भी पूरे देश के अंदर स्थापित किया और उसकी सुदृढ़ता स्थापित की कि भाई एक एनपीओपी ही केवल एक प्रमाणीकरण नहीं है, पीजीएस भी एक दूसरा सर्वसुलभ प्रमाणीकरण है जो बहुत लगभग ना के बराबर कॉस्ट के अंदर हो जाता है जी। और किसान उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभाते हैं। किसान खुद अपना ग्रुप बना करके उसके अंदर अपना प्रमाणीकरण करवा सकते हैं। वो एक बहुत सर्वसुलभ थी। तो इसका ये नतीजा रहा कि सारे देश के सभी राज्यों में जैविक खेती का प्रसार हुआ, बहुत सारे किसान इससे जुड़े और किसानों में जैविक खेती के प्रति जो उत्साह था उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। और इसके साथ साथ बाज़ार से जुड़ने का जो कार्यक्रम था हमारी परंपरागत विकास योजना में, ये भी एक किया गया है कि जो किसान समूह बना करके बाज़ार से जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं उनको भी वित्तीय सहायता दी जाती है अलग अलग प्रकार के प्रकल्पों के लिए। तो उन सब सहायता का स्वरूप जो है अब बाज़ार में भी पीजीएस का और परंपरागत खेती विकास योजना के अंतर्गत जो जैविक पदार्थ आ रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बाज़ार में आज दिखने लगा है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि बदलाव आए हैं और ये जो जतन है कई वर्षों से चलते आ रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि भारत आज जैविक सम्राट बनने की दिशा की ओर आगे कदम बढ़ रहे हैं हमारे देश के। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। आपने बात की यहाँ पर बाजार की, तो ऐसे में डॉक्टर बजाज जानना चाहेंगे कि जैविक उत्पादों के बाजार मांग के बारे में आप क्या कहेंगे और कई तरह की समस्याएं आती हैं हमारे किसानों को अपने उत्पाद की बिकवाली के लिए, इनको दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? संयोगवश जो जैविक उत्पाद हैं उनकी बिकवाली में और उनके बाजार के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं आती है जी, क्योंकि खुद ही जो है वो ढूंढता हुआ आ जाता है कि कहाँ पर जैविक उत्पाद हो रहे हैं और उनको ढूंढता हुआ जो है खरीदार आ जाता है। मैं चूंकि अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो पहले से ही उनका एक्सपोर्टर का और जो कि किसान हैं उनका एक जो किसानों के समूह हैं उनके साथ एक उनका योगदान रहता है कि हम जो भी उत्पादन है इसको हम एक्सपोर्ट के लिए खरीदेंगे और फिर हम इसका एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसका एक सर्टिफिकेशन भी उसी बेस पर होता है जी। तो बाजार जो है वो आसान है अपेक्षा में जो कि दूसरे हम जो उत्पाद हैं परंपरागत जो उत्पाद हैं उनको जो बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी बाज़ारों की आवश्यकता नहीं है जी। तो उसके लिए भी विदेशों में जो मेले लगते हैं उसमें जाते हैं जिसमें कि हम एक्सपोर्टर्स प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ऑर्गेनिक के बहुत बड़े बड़े मेले विदेशों में लगते हैं, जर्मनी में, यूएसए में, इसके अलावा सिंगापुर में, दुबई में बहुत बड़े मेले लगते हैं जिसमें हम जाते हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ जाते हैं और जो कुछ समूह हैं खुद भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसानों के समूह, उनको भी हम साथ लेकर जाते हैं तो उससे एक्सपोर्ट को फ़ायदा मिलता है। हिंदुस्तान में जो अब बहुत बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स आ रही हैं उनके साथ अब लोग जुड़ गए हैं सीधा सुपर मार्केट्स में। अब तो आप जाइए सुपर मार्केट्स में आपको एक खाना ही मिलेगा जिसमें कि खाली ऑर्गेनिक के जो उत्पाद रखे होंगे, तो सुपर मार्केट्स के साथ जुड़ गए हैं। इसी तरह बहुत सी दुकानें आ गई हैं जो कि सीधा जो है किसानों से माल लेकर और ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस है इसको बेच रहे हैं। और जहाँ तक जो फल सब्जियों की बात है वो तो मुझे लगता है जैसे ही उगता है वैसे ही आसपास से ही खरीदारी हो जाती है, ज़्यादा दूर उन्हें जाना भी नहीं पड़ता है। तो बाज़ार अपेक्षाकृत
आसान है, लेकिन और अधिक इसको बढ़ाने की हम लोग कोशिश करते रहे हैं। जी, इसके विस्तार की यहाँ पर ज़रूरत है और इस दिशा में कार्य निरंतर किए ही जा रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक और सवाल मैं डॉक्टर यादव आपसे पूछना चाहूँगी, जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर आप क्या कहेंगे, और साथ ही ये किस तरह से काम करता है और जो किसान हैं, जो खरीदार हैं, उनके बीच में जो बिकवाली के लिए जो तार है उसे कैसे जोड़ता है? देखिए, ऐसा है, जब भारत सरकार की तरफ से परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई थी तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे सामने यही था कि जो किसान दूर दराज के इलाकों में बैठे हैं वो जैविक उत्पाद करेंगे, उनका जैविक उत्पाद प्रमाणीकृत भी हो जाएगा, फिर वो बेचेंगे कैसे? या एक उपभोक्ता है, वो खरीदना चाहता है जैविक उत्पाद को, तो वो जैविक उत्पाद खरीदेगा कैसे? तो उनके बीच का जो एक लिंक है वो नहीं था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि एक जैविक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई। ये जैविक खेती के नाम से है। कोई भी आदमी अगर इंटरनेट पे जाके जैविक खेती .in करके अगर आप उसमें एंटर करेंगे तो ये जैविक खेती पोर्टल खुल जाता है। इसमें अब दो बातें हैं, एक ये है, एक हिस्सा है जो बेचने वाले हैं किसान, एक हिस्सा है जो खरीदने वाले हैं। तो पहले मैं बताता हूँ किसान, उनके लिए बहुत आसान है। सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो भी किसान जैविक खेती पोर्टल से अपना कोई भी जैविक उत्पाद बेचना चाहता है तो सबसे पहला है उसको प्रमाणीकृत होना चाहिए। प्रमाणीकरण पीजीएस में हो सकता है या एनपीओपी में हो सकता है। अगर आप प्रमाणीकरण नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर जैविक खेती पोर्टल पे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, अपना वहाँ पोस्ट नहीं कर पाएंगे जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब आप जैविक खेती पोर्टल पे पीजीएस से अगर आप प्रमाणित हैं तो आप अपना पीजीएस का आपका एक अकाउंट नंबर होता है वहाँ पे सर्टिफिकेशन का, आप उस नंबर के साथ सीधे लॉगिन कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी प्रोड्यूस आपके अकाउंट में है वो ऑटोमेटिकली अपने आप वहाँ आ जाएगी, आपको किसी और वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके सारे प्रोडक्ट आप उसमें से छांट लीजिए कि कितने प्रोडक्ट आप बेचने के लिए ऑफ़र करना चाहते हैं कस्टमर्स को, किस किस पैकिंग में है, वो डिटेल आप उसमें भर दीजिए और भर देने के बाद वो आपको ई कॉमर्स में उपभोक्ताओं को दिखने लगेंगे। अब अगर कोई किसान थर्ड पार्टी में है या ग्रुप्स में है, आईसीएस में है, तो उसका अलग से एक है कि वो जाएं थर्ड पार्टी वाले सेक्शन में जाके लॉगिन करें, उनको जो लेटेस्ट अपना प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट है, स्कोप सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करें। फिर हमारा जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है वो उसको वेरीफाई कर देता है कि इन्होंने जो उत्पाद इस पे पोस्ट किए हैं वो वास्तव में प्रमाणीकरण के हिसाब से हैं और प्रमाण पत्र के अंदर वो इंगित हो रहे हैं। तो जैसे उनका वेरिफिकेशन होता है तो उनके भी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो उपभोक्ताओं को दिखने लगेंगे। अब आता है वो अपनी प्राइस भी किसान खुद तय करता है कि मुझे किस प्राइस पे बेचना है, किस पैकिंग का बेचना है। इसके बाद दूसरा सवाल आता है कि उपभोक्ता कैसे करेगा। आप कोई भी उपभोक्ता, बायर, ट्रेडर, कोई भी प्रोसेसर, वो भी उसमें जाकर के एग्रीगेटर के रूप में या कंज्यूमर के रूप में आप सीधे उससे रजिस्टर कर लीजिए एज ए बायर के रूप में। और उसके बाद आप लिस्ट में देख लीजिए कि आपको किस किसान से कौन सा उत्पाद खरीदना है। फिल्टर भी करके निकाल सकते हैं। आपको गेहूँ खरीदना है तो आप उसमें गेहूँ डाल दीजिए तो केवल गेहूँ के ही किसान आएंगे। आपको दाल खरीदनी है, मिर्च खरीदनी है तो मिर्च डाल दीजिए तो केवल मिर्च के किसान ही आएंगे उसमें। तो आप उनसे अपना सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्शन कर देने के बाद उसको कर लीजिए। उसमें पेमेंट गेटवे है, वहीं आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका उस किसान के पास ये सूचना पहुंच जाती है उसके मोबाइल में कि आपका ये माल इतना बिक गया है, इसका पेमेंट हमें प्राप्त हो गया है। वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके पास वो आ जाएगी कि भाई किसान ने एक्सेप्ट कर लिया और माल अब भेजा जा रहा है। अब तीसरी बात इसमें ये आती है कि वो माल आएगा कैसे। इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई आप अपना माल, किस उपभोक्ता से पूछा जाता है, खरीदार से, कि आप अपना माल खुद लेके आएंगे वहाँ से। वो कहता है हाँ खुद लेके आऊँगा, तो फिर नज़दीक के किसानों की लिस्ट आती है, आप जाकर के खुद ले आइए। अगर वो दूर का किसान है तो हमने क्या किया है कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से हमने एक टाई अप किया है। अभी ये सभी राज्यों में नहीं है, केवल 4-5 राज्यों में ही हुआ है। मध्य प्रदेश सबसे पहले शुरू किया गया था, अभी दूसरे राज्य शुरू किए जा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जैसे ही आप वो कहेंगे कि आपने जैसे ही परचेज़ किया, किसान की तरफ से एक्सेप्टेंस आई, तो आपको यह आएगा कि भाई अगर आप पोस्ट से मंगाना चाहते हैं तो इसका पैकिंग फॉरवर्डिंग का इतना खर्चा होगा जी। तो वो खर्चा आपके बिल से आपको पे करना है। और उसके बाद किसान का काम बस इतना है कि वो जाकर के अपने नज़दीक के पोस्ट ऑफिस में उस पार्सल को दे आए। उसके बाद वो पार्सल पोस्ट ऑफिस बिना पैसे लिए एक्सेप्ट कर लेगा उसको और वो आपको डिलीवर हो जाता है जी। इसके अलावा भी हमारी तरफ से प्रयास हो रहे हैं कि दूसरे जो प्राइवेट कुरियर्स हैं उनको भी हम जोड़ें। अब अगर आपको बल्क में चाहिए, मैं तो किसी किसान ग्रुप से मान लो मुझे 2 ट्रक खरीदने हैं, तो किसान रथ एक अलग से भारत सरकार की योजना है जिसके तहत आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। तो आप किसान रथ में जाकर के रजिस्टर कर लीजिए, वहाँ अपना डिटेल दे दीजिए,
तो ट्रक जो एजेंसी का जो ट्रक है वो उस किसान के पास जाएगा और पूरा ट्रक भर के मटेरियल जो भी है, पर वो मल्टीपल ऑफ ट्रक्स में होना चाहिए, चाहे छोटा ट्रक का मल्टीपल हो, 2 टन का हो सकता है, 5 टन का हो सकता है या 15 टन का हो सकता है। जी, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे किसानों के लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए, कि किसान हमारे बिकवाली कर सकते हैं और न केवल अपने क्षेत्र में ही बल्कि अलग अलग क्षेत्रों तक भी अपना माल पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और हमारे किसान इससे ज़रूर जुड़ें ताकि उन्हें अपने माल की बिकवाली में कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना हो और किसी भी बिचौलिए का उन्हें सामना यहाँ पर ना करना पड़े। यहाँ पर शुरुआत में आपने कहा कि प्रमाणीकरण बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो डॉक्टर बजाज ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, प्रमाणीकरण के लिए किस तरह की प्रक्रिया हमारे किसान अपनाएं, किस तरह से उन्हें जानकारी मिल सकती है? देखिए, जैविक खेती जो है या जैविक उत्पाद हैं वो 50% है इंटेग्रिटी, क्योंकि आप देखने से नहीं बता सकते आम जैविक है या परंपरागत है, देखने से नहीं बता सकते। तो उसका जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिक फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है ये मैटर करता है, पर वो कैसे होगा तो उसके लिए प्रमाणीकरण ज़रूरत है। तीसरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, पीजीएस में प्रमाणीकरण अलग तरीके से होता है। तो मैं थर्ड पार्टी की बात करता हूँ, जिसको मैं सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ, जिसमें जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होता है। इसमें थर्ड पार्टी है, सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो अपॉइंट की हुई हैं। सर्टिफिकेशन बॉडीज़ खेत से लेकर और जब तक के माल जो है वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाता है, बिक नहीं जाता है, उसके पूरे प्रोसेस को वो सर्टिफाई करती हैं कि ये प्रमाणित करती हैं कि ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो वो जब प्रमाणित करती हैं उसके लिए फिर वो उसका एक चिन्ह भी है, इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है या भारत में जो है वो जैविक भारत करके लोगो है, पीजीएस का अलग लोगो है। तो ये लोगो लगा होता है। जैसे ही आप कभी जाएं, बाजार में जाएं और उसका देखें उत्पाद, तो ज़रूर देखिए कि उस पर एनपीओपी भारत का जैविक भारत या पीजीएस का लोगो है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो आप प्रश्न चिन्ह लगा दीजिएगा, बल्कि आप शिकायत भी कर सकते हैं फूड सेफ्टी अथॉरिटी में कि ये जो मैंने ऐसा उत्पाद देखा है जिसमें मान तो रहे हैं कि ऑर्गेनिक है लेकिन प्रमाणीकरण नहीं है, कोई भी नहीं है, प्रमाण नहीं है उस चीज का। तो इसलिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्टिफिकेशन का मतलब है भरोसा। आपको भरोसा है कि हाँ ये जो क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आप उसमें कुछ प्रीमियम पे कर रहे हैं, जैविक के नाम पर आप उसको कुछ प्रीमियम दे रहे हैं, खुशी खुशी प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि आपने मेहनत करके इसको जैविक उत्पाद बनाया है। इसलिए मैं इसको जो है वो एक प्रीमियम देने के लिए तैयार हूँ, और वो प्रीमियम जो है वो किसानों तक भी जाए और जिसने पूरे चेन में मेहनत की है उस तक जाए। और कंज्यूमर भी बुरा नहीं मानता कि कम से कम मुझे सेफ फूड मिल रहा है, मेरा मनपसंद फूड जो है आइटम मुझे मिल रही है। पर वो भरोसा तो होना चाहिए ना मुझे। मैंने कह दिया कि ऑर्गेनिक है, पैसे भी ज़्यादा ले लिए और उसका प्रमाणीकरण नहीं है। तो प्रमाणीकरण का एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है हमारे भारत में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है, और उसी के अनुसार हमारा एक्सपोर्ट होता है, और उसी के अनुसार जो है अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी के तहत या तो एनपीओपी के तहत या पीजीएस के तहत प्रमाणीकरण है तो ही वो ऑर्गेनिक है, और उसको जो है वो हम ऑर्गेनिक के नाम पर बेच सकते हैं जी। केवल कह देने से ऑर्गेनिक नहीं है। प्रमाणीकरण करवाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक भरोसा जब उपभोक्ता को होगा तभी वो किसानों का जो माल है वो जो निश्चित या फिर कहीं निर्धारित मूल्य रखा गया है उस पर खरीदारी करेगा, तभी ऐसे चल कर के हम जैविक खेती को भी आगे बढ़ावा दे पाएंगे और जैविक उत्पादों का सेवन भी कर पाएंगे। बिल्कुल इसी की तरह हम अपनी जो चर्चा है उसके सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें
देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम वाद संवाद में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत बना जैविक सम्राट। जी हाँ, आज का हमारे कार्यक्रम का विषय यही है और आइए हमारी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ा लेते हैं। और मैं रुक करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर दिनेश का। डॉक्टर दिनेश, जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक जैविक खेती जो है वो कोई भी किसान यूं ही शुरू कर सकता है या फिर वैज्ञानिकों की निगरानी में करना ही बेहतर रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे कोई भी किसान है जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले स्टैंडर्ड के बारे में जानना पड़ेगा, मानक हमारे क्या होते हैं, क्योंकि मानक आपको अपनाने पड़ेंगे। दूसरे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, किस तरह का प्रमाणीकरण आप चाहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर हम खेत में आए तो सबसे पहले आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी फसल हम जैविक खेती में अपनाएं, कौन कौन से फसल चक्र हैं जो हम अपना सकते हैं इसमें, और किस तरह से हम पोषक तत्वों की आपूर्ति करेंगे और कैसे उसमें कीड़ा मकोड़ा और बीमारियों का नियंत्रण करेंगे। शुरू में आपको अच्छे तरह से योजना बनानी पड़ेगी। जहाँ तक फसलों के चुनाव की बात है, किसान भाइयों, शुरुआत आप कर सकते हैं या जो भी संबंधित लोग हैं, आप जो हमारी ऐसी फसलों को लें जो जल्दी ख़राब ना होती हो, सड़ती गलती ना हो एकदम, मतलब उनकी स्टोरेज लाइफ अच्छी हो। जैसे सब्जियों में कोई शुरुआत करना चाहता है तो आलू है, प्याज है, दलहन की फसलें हैं, दालों को आप स्टोर कर सकते हैं। आपके मसाले की फसलें हैं, फल वगैरह हैं, इनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है। बासमती चावल है। कहने को तो हम सब तरह की फसलें लेते हैं, सब तरह की फसलें ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत करते समय आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आपको स्टोरेज की सुविधा है या नहीं। अगर स्टोरेज की सुविधा है तो आप किसी तरह की सब्जी भी उगा सकते हैं जी। जहाँ तक फसल चक्रों की बात है, इनका विशेष महत्व है, क्योंकि फसल चक्रों से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों और बीमारियों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। और जो हमारे मानक है जैविक खेती के, उनमें भी जो फसलों की विविधता है या हर तरह की विविधता है, उस पर काफ़ी जोर दिया जाता है। बिना विविधता के, बिना इंटरक्रॉपिंग के, बिना मल्टीपल, ये जो हमारी मिक्स क्रॉपिंग के हैं, आप जैविक खेती में कामयाबी नहीं पा सकते। जी, तो इसके लिए पहले अगर जानकारियां हासिल कर लें, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें और फिर शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छा रहता है और आगे चलकर अच्छा मुनाफा भी अर्जित किया जा सकता है। ऐसे में डॉक्टर यादव, जानना चाहेंगे कि क्या हमारे किसान FPO बनाकर जैविक खेती की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आने वाला वक्त तो जो है, अगर किसानों को अपनी उपज का भरपूर फायदा लेना है और सही उनको कीमत लेनी है जी, तो ये जरूरी है कि वो संगठित हों जी। और संगठित होने के लिए FPO का जो एक माध्यम है वो बहुत अच्छा माध्यम है। हमने इस संदर्भ के अंदर उत्तर पूर्व के राज्यों में हमारी भारत सरकार की एक स्कीम चलती है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके तहत हमने लगभग 160 के करीब FPO वहाँ पे बनाई हैं और उसका इतना अच्छा परिणाम निकला कि सारे किसान मिल कर के अपना ना फसल उगाते हैं, केवल अपने इनपुट्स भी खुद बनाते हैं, आपस में एक दूसरे को सप्लाई भी करते हैं। उसके अलावा जो प्रोड्यूस निकलती है उसकी वो कलेक्टिव मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने अपने अपने कलेक्शन एग्रीगेशन सेंटर्स भी खोल लिए हैं और वो मिल कर के उसको किसानों को बेच रहे हैं। और बहुत सारे जो ये FPOs हैं, उन्होंने तो मिल कर के सीधे एक्सपोर्टर्स तक से कांटेक्ट किए हैं। किसान संगठनों का एक बहुत अहम रोल है आने वाले वक्त में। और आपको ध्यान भी होगा कि अभी भारत सरकार की तरफ से एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें FPOs प्रमोशन के लिए एक लक्ष्य रखा गया है कि अगले 10 साल में हम पूरे देश में लगभग 10,000 FPO बनाएंगे जी। और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। उसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हम किसानों को संगठित करें, क्योंकि हमारे किसान छोटे हैं, उनकी जोत भी बहुत छोटी है, तो जो टोटल यील्ड निकलती है बहुत कम होती है, जिसे अकेले बेचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो अगर संगठित होकर के करेंगे तो संगठन होने के 2-3 फायदे हैं जैविक में। एक तो ये, हम आपस में एक दूसरे से समझ के अच्छी प्रक्रिया अपना करके मिक्स क्रॉपिंग करके कई सारी फसलें लगा सकते हैं अच्छी उत्पादकता जी। एक बात। दूसरी बात, प्रमाणीकरण अगर हम ग्रुप में कराते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो चाहे PGS का हो, उसमें हम सब मिलकर के प्रमाणीकरण कराते हैं तो बहुत कम लागत पे और बहुत कम मेहनत से हो जाता है।
तीसरी बात, बाजार बेचने के लिए हमारे पास उपयुक्त मात्रा के अंदर इतना वॉल्यूम होता है कि हम सीधे बाजार में जाकर के खुद बेच सकते हैं। हम सितंबर माह की बात करें तो इसे पोषण माह के रूप में मनाया ही जा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर बजाज आप क्या कहेंगे कि क्या ये जो जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये इस अभियान को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर कहें मजबूत बनाने में अच्छी भूमिका निभा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल निभा पाएगा। आप देखिए, अब चूंकि कोविड का टाइम चल रहा है, हर कोई स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग है और ऑर्गेनिक की तरफ वो ज़्यादा देख रहे हैं, हेल्दी फूड्स की तरफ देख रहे हैं। तो ये आने वाला टाइम ऑर्गेनिक का और अच्छा आने वाला टाइम है। कैसे ना, हर उसमें कोई ना कोई अवसर भी होते हैं, तो ऑर्गेनिक के लिए अच्छे अवसर हैं आने वाले समय के लिए, क्योंकि लोग अब बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा पे कर दें, लेकिन अगर उन्हें स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ मिल रही है, ऑर्गेनिक मिल रही है, वो ज़रूर खरीदेंगे। अच्छी बात यह है कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है ऑर्गेनिक, आपकी धरती की स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, आपके वातावरण के स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, पूरे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। जितना आप लोग चाहते हैं, और जो किसान हैं जो उसको उगा रहे हैं, उनके अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है, सबके लिए अच्छी है। और आने वाले समय में ये और अधिक इसकी मांग हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़ने वाली है। जी, हम उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले समय में इसकी मांग जो है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में हमारे किसानों को और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत हो जाएगी, सही तरीके से प्रबंधन कार्य करने की ज़रूरत हो जाएगी। तो ऐसे में दिनेश जी, आपकी क्या सलाह रहेगी हमारे किसानों को कि वो किस तरह से जैविक खेती करते समय कीटों का प्रबंधन करें, रोगों से बचाव करने के लिए किस तरह के कदम उठाएं? जी बिल्कुल, कीटों और रोगों की बात बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं और डॉक्टर बजाज की जो बात थी उसको थोड़ा सा ज़रूर बताएं। आगे ले जाना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं, ये सुरक्षित होते हैं। इनमें जो पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी चीज़ें होती हैं, हमारे केमिकल्स होते हैं, वो ना के बराबर होते हैं, यानी इनमें नहीं होते। बाकी जो हमारे परंपरागत उत्पाद हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे पेस्टिसाइड आ जाते हैं जो कि बैंड होते हैं और उनकी मात्रा जो परमिशिबल लिमिट होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा होती है। मान लो जमुना आपके पास में या गंदा पानी बह रहा है, उसकी बेड में, जमुना की बेड में लोग सब्जी उगाते हैं, उस तरह की सब्जी में भारी धातु आ जाती हैं, पेस्टिसाइड, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, और जो उत्पाद हम लोग खाते हैं उससे हमारे अंदर बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा, जो जैविक उत्पाद है, गुणवत्ता भी इनकी ज़्यादा होती है। जैसे ड्राई मैटर इनमें ज़्यादा पाया गया है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन, बहुत सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं जो ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं हमारे जैविक उत्पादों में। और सबसे जो ज़रूरी बात है वो है कि एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑन एन एवरेज 50% एंटीऑक्सीडेंट जैविक उत्पादों में ज़्यादा पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा अगर होंगे तो हमारा खून जो है ना, खून वगैरह साफ हो जाता है, इसके अंदर जो जहरीली चीज़ें होती हैं वो उसकी सफाई हो जाती है। तो इससे लाभ ये होता है कि हमारा स्वास्थ्य बढ़ता है। और जैसे कि बजाज साहब कह रहे थे, जैसे कोरोना का समय चल रहा है, इस समय तो ऑर्गेनिक फूड काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। और मैं संक्षेप में बताऊं कि कीड़ा मकोड़ा बीमारी जैविक खेती में आते रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, परंतु इतना ज़रूर है, मेरा अनुभव भी है कि ये कम मात्रा में आते हैं, कम संख्या में आते हैं। वो यही है कि मिट्टी स्वस्थ है, हमारी पर्यावरण स्वस्थ है, तो हमारे कीड़े मकोड़े बीमारी कम आते हैं, क्योंकि मित्र कीट भी वहाँ अपना काम ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से जैविक खेती में अगर हम फसल चक्रों को अपनाते हैं, तो फसल चक्र अपनाने से जो कीड़ा मकोड़ा बीमारी के चक्र होते हैं ये भी टूट जाते हैं। और इसके बावजूद अगर आ भी जाते हैं थोड़े बहुत समस्या, तो उसके लिए हमारे पास जैविक उपाय हैं। हम जैविक पेस्टिसाइड हैं तमाम तरह के, उनका प्रयोग कर सकते हैं। नीम का सीड है, नीम के जो कर्नल एक्सट्रैक्ट होता है उसका प्रयोग कर, यानी हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं कीड़ा मकोड़ा और बीमारी के नियंत्रण के लिए। जी बिल्कुल, तो इसमें रसायनों से मुक्त जो है प्रबंधन यहाँ पर किए जाने ज़रूरी हैं, और इस दिशा में हमारे किसान सही तरीके से कदम उठा सकते हैं और जैविक खेती को और ज़्यादा अपना करके अपने लिए न, और साथ ही साथ अपने पर्यावरण के लिए, उपभोक्ताओं के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और अब डॉक्टर यादव आपका रुख करना चाहूँगी कि जहाँ पर हम जिन बड़े शहरों की बात कर लें, उनके आसपास जैविक खेती की जो मांग है, जैविक उत्पादों की जो मांग है, वो काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे में उनके निकटतम जो ज़िले हैं वहाँ पर एक अवधारणा है, एक ज़िला एक उत्पाद का, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, जैविक खेती तो क्या है, बहुफसलीय पद्धति है, जिसमें ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि भाई एक उत्पाद या एक फसल एक जिले में करेंगे, तो जैविक खेती में करना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि अदरवाइज तो हम बीमारी और कीट पतंगों का
जो बचाव है हमारी फसल का वो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, जैविक खेती में भी उसका एक तरीका है कि अगर उस जिले में एक ही उत्पाद को अगर हम चिन्हित कर लेते हैं तो कम से कम 50 से 60% एरिया में उसको लगाएं। बाकी में हमारी जो अंतर्वर्ती फसलें हैं, अलग अलग तरह की जो फसलें जो मिक्स क्रॉप के रूप में, इंटर क्रॉप के रूप में लगाई जाती हैं, उनको लगा करके आप इस अवधारणा को बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और अभी डॉक्टर बजाज और डॉक्टर दिनेश ने जिक्र किया कि कोविड-19 में जैविक उत्पादों का बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। ऐसे में डॉक्टर बजाज जानना चाहेंगे आपसे और विस्तार से कि क्या ये जो समय है, संकट का दौर है, ऐसे में अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन हमारे उपभोक्ता खाना चाहते हैं, उसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जैविक उत्पादों की खरीदारी में लगे हुए हैं। तो जैविक खेती के लिए ये क्या अच्छा या फिर कहें सकारात्मक अवसर साबित हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अवसर साबित हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब कोविड की वजह से अब स्वास्थ्य के प्रति अब सचेत हो गए हैं लोग, ज़्यादा सचेत हो गए हैं, पहले भी सचेत थे और ज़्यादा सचेत हो गए हैं। तो अब वो ऐसा खाना, इम्यूनिटी बिल्ड करनी है तो हमें ऐसा चाहिए जो कि हमारी इम्यूनिटी बिल्ड कर सके। स्वाद के साथ साथ अब हम स्वास्थ्य को भी अब उतनी ही उपयोग, उसका जो है ज़रूरत महसूस करने लगे हैं। तो अब आने वाला समय ऑर्गेनिक का बहुत अधिक बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमारी मांग बढ़ने वाली है और चूंकि मांग बढ़ेगी तो इसलिए सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि कहते हैं डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। जैसे डिमांड बढ़ती जाती है उसके साथ साथ अपने आप ही जो है उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। हमें देखने में आने, जो हम अनुभव कर रहे हैं कि जैसे जैसे मांग बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई साइड भी दे रहे हैं। ज़्यादा किसान जो हैं वो जैविक खेती की तरफ जा रहे हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो भी जैविक उत्पादों का व्यापार करने लगे हैं। आप बहुत सी सुपरमार्केट्स में बदलाव देख लीजिए। मैंने जैसा पहले कहा था कि एक बहुत बड़ा उन्होंने एक एरिया ईयर मार्क कर दिया है जहाँ पे केवल ऑर्गेनिक उत्पाद जो हैं वो उन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। आप जाएं और जाकर अपने ऑर्गेनिक उत्पाद को खरीद सकते हैं। तो डॉक्टर दिनेश, क्या आपकी सलाह रहेगी हमारे जो किसान हैं किस तरह से पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं? देखिए, मैं बार बार इसमें जोर दे रहा हूँ कि फसल चक्रों का विशेष योगदान है। हमें इस तरह से फसल चक्रों को अपने बनाना है कि एक फसल जो है अगली फसल के लिए कुछ ना कुछ पोषक तत्व छोड़ के जाए, उनमें आपस में संबंध हो। जैसे हम अपने फसल चक्रों में दलहनी फसलों को शामिल करें तो दलहनी फसल एक अगर हम पहले लेते हैं, उसके बाद में अनाज वाली फसल अगर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व दलहनी फसल से हमारी अनाज वाली फसल को मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर साल या 2 साल में एक बार अपने एक खेत में दलहनी फसलों को जरूर लें, इससे पोषक तत्व प्रबंधन में मदद मिलती है। साथ ही साथ जब आप किस्मों का चुनाव करें उस समय भी आपको देखना चाहिए कि ऐसी किस्मों का प्रयोग करें आप शुरू में जिनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो। साथ ही साथ अपनी मिट्टी के पीएच को जरूर सुधार लें। कई बार मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं लेकिन पीएच आपका खराब है। अगर बहुत ज़्यादा एल्कलाइन या क्षारीय मिट्टी है आपकी या फिर अम्लीय है तो इनको सुधारा जा सकता है। एक में आप चूना डाल सकते हैं, एक में आप जिप्सम डाल सकते हैं। पीएच सही करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जैसा कि सभी जानते हैं, जैविक खेती के लिए आपको हरी खाद का प्रयोग करना है, कंपोस्ट है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और आजकल कुछ हम उर्वरक भी डाल सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। रॉक फास्फेट है, जिप्सम है, गंधक के लिए डाल सकते हैं। और भी जो माइन किए जाने वाले उर्वरक हैं प्राकृतिक फॉर्म में होते हैं, उनका प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आजकल सरकार भी ध्यान दे रही है, जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों का प्रयोग भी हम अपनी जैविक खेती में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कई तरह के जैव उर्वरक भी उपलब्ध हैं, इनके टीके बाजार में मिलते हैं और आप इनका प्रयोग करके पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। जी, तो कुछ कदम उठाने हैं, इस तरह से अच्छे प्रबंधन कार्य करने हैं जिसके चलते आगे चलकर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल हो सके और उसका प्रमाणीकरण करवाने के बाद आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा मूल्य ज़रूर यहाँ पर अर्जित होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर यादव, अब आपके पास आना चाहूँगी। परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कई क्लस्टर्स हैं जिन्हें निर्धारित किया गया है, तो ऐसे में किस तरह से मदद दी जा रही है इन क्लस्टर्स को? देखिए, ऐसा है, परंपरागत कृषि विकास योजना में हमने पूरे देश के अंदर लगभग सभी राज्यों के अंदर ऐसे 500 से 1000 किसानों के क्लस्टर्स बनाए हैं जी। और वो क्लस्टर्स प्रमाणीकरण की अलग अलग स्टेजेस से होते हुए प्रमाणीकृत भी हो गए हैं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन जितने भी क्लस्टर्स बने हैं उन सब के अंदर वो
अपना प्रोड्यूस को एग्रीगेट करके मार्केट तक जाएं। और सवाल आता है कि ये जो हमने क्लस्टर बनाए कि उनमें क्या मदद हम कर रहे हैं। सबसे पहली मदद तो क्या होती है, जब भी कोई हम और जैविक खेती का क्लस्टर्स बनाते हैं तो सबसे पहला तो एक समूह के रूप में जोड़ना। 500 किसानों को या 300 किसानों को या 1000 किसान को अगर जोड़ना, वो भी एक आसान काम नहीं है। समझा बुझा करके उनको ये दिखा करके कि भाई अगर आप मिल के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपको अपने उत्पाद की कीमत अच्छी मिलेगी, अब बाजार से अच्छा। तो पहला काम तो होता है समूह बनाने का। तो ये उसके लिए उनमें कुछ पैसा दिया था, लगभग 1000 रुपया पर किसान के हिसाब से समूह बनाना, उनकी ट्रेनिंग करना और उनको पूरी जानकारी देना कि मानक क्या है, प्रमाणीकरण कैसे होगा, प्रमाणीकरण की प्रक्रिया कैसी है। तो ट्रेनिंग वगैरह देने का ये 3 साल का कार्यक्रम चलता है। तो 1000 रुपये प्रति वर्ष उसमें दिया जाता है। 1500 रुपये प्रति वर्ष प्रति किसान जो है वो प्रमाणीकरण करने के लिए जो कार्रवाई करनी होती है, इंस्पेक्टर्स लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है, फीस भरनी है, सर्टिफिकेट, उसके लिए दिए जाते हैं। तीसरा स्टेप होता है उसके अंदर प्रमाणीकरण का। पीजीएस में प्रमाणीकरण करने की, परंपरागत खेती में अभी पीजीएस को प्रमाणीकरण प्रमुख रूप से किया जा रहा है। तो उसके लिए भी पीजीएस को प्रमाणीकरण जो रीजनल काउंसिल्स हैं उनके थ्रू आप कैसे कराएंगे, उसके लिए भी कुछ पैसे का प्रबंधन किया गया है जी। और ये जांच करने के लिए कि वो ठीक से ऑर्गेनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर एक क्लस्टर के अंदर एक निश्चित मात्रा में सैंपल्स को इकट्ठा किया जाता है और उनका पेस्टिसाइड रेसिड्यू एनालिसिस भी किया जाता है, ताकि ये देखें कि वास्तव में जो और प्रमाणीकरण का कार्य है वो और जो ऑर्गेनिक अडॉप्शन है किसानों के लिए वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट इन सब बातों के अलावा जो मुख्य हिस्सा है हमारी स्कीम का, जो लगभग 60% से ज़्यादा है जी। प्रत्येक किसान को जो भी इस स्कीम में शामिल होते हैं 3 वर्ष के अंदर 31,000 रुपया सीधे डीबीटी के रूप में सीधे किसान के खाते में दिया जाता है। ये 6 इंस्टॉलमेंट में होता है, हर साल की हर 6 महीने की एक इंस्टॉलमेंट होती है। पहले वर्ष जो है 12,000, फिर 11, 10,000, फिर 9,000, ऐसे करके कुल मिला के 31,000 रुपया किसानों को दिया जाता है जी। अगर राज्य सरकार इसमें थोड़ा पहल करें तो राज्य सरकारों को मार्केटिंग करने के लिए अगर कोई सहायता चाहिए या वैल्यू एडिशन करने के लिए क्लस्टर्स को उन्हें कुछ सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी हम देते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम वाद संवाद और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वाद संवाद। जैविक खेती की हम लगातार बात कर रहे हैं, किस तरह से हमारे किसान इससे मुनाफा कमा सकते हैं, उपभोक्ताओं को किस तरह से स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर लाभ हो सकता है। इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है रोजगार के बारे में। जैविक खेती में रोजगार के अवसर किस तरह से हैं और क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छे रोजगार के अवसर हैं जी। आप ये देखिए कि जैसे 15 लाख किसान जुड़े हुए हैं तो 15 लाख परिवार जुड़ गए जी। 8-9 लाख जो हैं पीजीएस में जुड़े हुए हैं तो उतने परिवार जुड़ गए। इसके साथ साथ उसके अंदर एक आईसीएस मैनेजमेंट होता है, फिर उनका एक प्रोक्योरमेंट होता है, वो सारे जुड़ गए। एक्सपोर्टर्स, जो ऑपरेटर्स जिनको बोलते हैं, वो सब जुड़ गए। और जो आने वाले टाइम में और अभी जो हम देख रहे हैं वैल्यू एडेड जो प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, जैसे अभी आती है कि दाल मखनी, छोले बने हुए अपने सुपरमार्केट्स में देखा होगा, अब ऑर्गेनिक भी आ गए। गरम करो और खाओ
ऑर्गेनिक भी आ गए, तो ये जो एक प्रोसेस फूड की एक रिवोल्यूशन भी आ रही है ऑर्गेनिक में, ये एक बहुत बड़े रोजगार के अवसर लेकर आएगी। जैसा मैंने कहा कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो इनकी जो उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद हैं, इनकी भी मांग बढ़ रही है, इनसे संबंधित फैक्ट्रियां लग रही हैं, जो कोल्ड स्टोर्स बन रहे हैं, स्टोरेज बन रही है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी जो चेन है वो बढ़ती जा रही है, और ये सारे रोजगार के अवसर लेकर आ रही है। और ये सारी लेबर इंटेंसिव है, जितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव हमेशा रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आती है। इसमें रोज़गार के अवसर बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, रोजगार के अवसर भी और अधिक बढ़ेंगे। जी, तो आगे आने वाले समय की हम बात करें तो और भी अधिक यहाँ पर संभावनाएं देखने को मिल रही हैं जैविक खेती या फिर कहें जैविक खेती के क्षेत्र में रोजगार के बढ़ने की। इसी के साथ हम भी बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर दिनेश, हम कई वर्षों से परंपरागत खेती करते आए, लेकिन फिर बदलाव हुआ, हम रसायनों की तरफ बढ़ गए, लेकिन अब हम फिर से यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान फिर से जैविक खेती को अपनाएं, जैविक उत्पादों को तैयार करें। ऐसे में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं, समस्याएं आती हैं, कई शंकाएं होती हैं हमारे किसानों के सवाल मन में, जहन में। तो ऐसे में किस तरह की वो भ्रांतियां होती हैं और उन्हें दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो भ्रांति आमतौर पे थी वो पैदावार के बारे में थी, तो ये तो हो चुकी है पैदावार की बात। शुरुआत में ही आपने जिक्र किया था। बहुत से किसान ये कहते हैं, सवाल आता है कि भाई उर्वरक हैं जैसे फर्टिलाइजर हैं, ये तो जहरीले नहीं होते, जहरीली चीज़ तो हमारी पेस्टिसाइड होते हैं, पीड़कनाशी होते हैं, और फिर ये जैविक खेती में क्यों बंद है, क्यों ये अपनाए नहीं जाते? तो किसान भाइयों, उर्वरक निश्चित तौर पर कोई जहरीले नहीं होते, लेकिन इनके जब उत्पादन हम करते हैं तो उत्पादन करने में तमाम फैक्ट्री लगानी पड़ती है, और इसमें जो हमें फ्यूल वगैरह, जीवाश्म फ्यूल, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी जो उर्वरकों का हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के लेवल पे प्रदूषण होता है। दूसरे, जब हम इन उर्वरकों को मिट्टी में डालते हैं तो इनका नुकसान होता है, ये हमारे ज़मीन के नीचे जो भूमिगत जल है उसमें चले जाते हैं, नाइट्रेट के रूप में उड़ जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है अमोनिया के रूप में। साथ ही साथ ये मिट्टी के अंदर जो जीव होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसमें ये कमी लाते हैं। यानी जो जैविक खेती का मुख्य आधार है वो है जीवों की क्रियाशीलता। अधिक क्रियाशीलता हमें मिट्टी के अंदर रहने वाले जीवों की बढ़ानी है, तो उन जीवों को ये उर्वरक वगैरह जो है ये आलसी बना देते हैं। दूसरा, एक जैसे उसकी बात थी गुणवत्ता की, इस पे भी काफ़ी कंज्यूमर वगैरह भ्रांति पाले रखते हैं कि भाई क्यों हम ज़्यादा पैसा दें इसमें। निश्चित तौर पे इनमें जो है पीड़कनाशी के अंश बहुत कम होते हैं और गुणवत्ता में अच्छे होते हैं। इसी तरह की और बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है, और जहाँ तक संभव हो हमें खास करके अगर अपनी सेहत को ध्यान में रखना है, पर्यावरण को ध्यान में रखना है, सेवा करनी है पर्यावरण की, तो जैविक उत्पादों को अपनाना चाहिए। जी, जैविक उत्पादों को अपनाना चाहिए। वो ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बल्कि अगर हमारे किसान उसकी खेती को अपनाते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि हमारे जो जैविक खेती से जुड़े हुए किसान हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है, और बाकी देशों के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है हमारे देश में ये जो मानक हैं। तो ऐसे में डॉक्टर यादव, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे देश हैं जहाँ पर उत्पादन काफ़ी अच्छा है जैविक खेती का या फिर जैविक उत्पादों का, उन क्षेत्रों से, उन देशों से हमारे किसानों को किस तरह की सीख लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये सारी दुनिया को खेती हमारे देश ने सिखाई जी, और जो हमने सिखाई वो जैविक थी। दूसरी बात यह है कि उन देशों में जहाँ बड़े बड़े किसान होते हैं, कम से कम भी अगर किसान होगा तो 100 हेक्टेयर से कम का नहीं होता, और हमारे यहाँ 100 हेक्टेयर का किसान ही नहीं मिलता है जी। तो उनकी जो प्रक्रिया है उत्पादन की वो हमसे अलग तरह की है। हमारी प्रक्रिया जो छोटे किसानों की अलग तरह की है। वहाँ पे जो बड़े किसान हैं वो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, हमारे यहाँ जो छोटे किसान हैं वो फार्मिंग करते हैं अपने लिए भी और बाज़ार के लिए भी। तो दोनों ही प्रक्रियाओं में थोड़ा अंतर है, बट फिर भी ये है कि अगर हम ये देखें कि कुल मिलाकर के एक साल के अंदर कितनी उत्पादकता उनकी आती है, कितनी उत्पादकता हमारी आती है, तो हमारे किसान जैविक में भी उनसे पीछे नहीं है जी। सिर्फ इतना सा होता है कि हम शायद उतनी प्रॉपर डेटा मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं या रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है पूरी मात्रा की। जैसे हम देखते हैं कि हमारी उत्पादकता देखते हैं कि थर्ड पार्टी में भी कितनी आ रही है। आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास जो डेटा आता है वो डेटा वो होता है जो बाजार के लिए छोड़ा गया। अब किसान ने जो नज़दीक में बेच दिया, अपने घर के लिए रख लिया, इधर उधर
छोटे मार्केट में बेच दिया, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता, तो उससे लगता है कि हमारी उत्पादकता कम है। जी। मेरा अपना अनुभव है बहुत सारे किसानों के साथ, मैं बाहर भी जाकर के देखा है कि जो उत्पादकता है ऑर्गेनिक में, हमारी उत्पादकता में और उन विदेशों में जहाँ बड़े लेवल पे उत्पादन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बात ज़रूर है कि उनके वहाँ मैकेनाइजेशन है, इनपुट प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़ी सी ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे हम किसानों को समूह के रूप में ऑर्गेनाइज करेंगे, जी, अच्छे बीज उनको उपलब्ध होने लगेंगे जैविक के लिए, और साथ साथ वो सब मिलकर के अच्छे उर्वरक बनाने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी पैदावार उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी आएगी। जी, आगे चलकर और ज़्यादा अच्छी बेहतर स्थिति की यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ मैं अंतिम टिप्पणी लेना चाहूँगी डॉक्टर बजाज से। डॉक्टर बजाज, हमारे किसानों को किस तरह का संदेश देंगे आप जैविक खेती के संदर्भ में? अभी मैं डॉक्टर यादव कह रहे थे कि हमारी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आती, और जो खेत से जो आय है वो दुनिया के किसी भी खेत से आय जो है वो कम नहीं होती है। अब यही सोचिए ना कि दुनिया में क्या कंपैरिजन है, 6 महीने तो बर्फ पड़ी रहती है वहाँ पे, उन्हें एक तो फसल मिल पाती है, हम यहाँ 2 और 3 फसल भी ले सकते हैं, जैसी जैसी फसल के अनुसार डिपेंड करता है। तो हमारे जो हैं वो किसान जो हैं बहुत मेहनती हैं, जैसा डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानी तो हमने सिखाई थी दुनिया को, और हमने जैविक ही सिखाई है, और हमारे किसान जो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे किसान। जैविक की तरफ जुड़ना चाहते हैं तो मन बनाइए, जुड़िए, पहले मन बनाइए कि मुझे जैविक की तरफ जाना है, और जब मन बना लें तो जैसा डॉक्टर दिनेश ने कहा था कि साइंटिफिक तरीके से उसका एक देख लें कि मेरे जो है क्या क्या मुझे बाधाएं आनी हैं, क्या क्या मेरे लिए संभावनाएं हैं, उसके जो है वो एक चार्ट सा बना लें अपॉर्चुनिटीज़ का भी, और उसके बाद क्या चुनौतियां आने वाली हैं, फिर उसके बाद देखें कि मुझे अब क्या करना है, और अगर बना लें कि मुझे ऑर्गेनिक की तरफ जाना है तो जाना है। जी, तो पूरी योजना तैयार करके ये निश्चित रहें कि अगर आपने मन बना लिया जाना है और साइंटिफिक तरीके से गए, तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जी, तो पूरी एक योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिकों की सलाह समय समय पर लेते रहते हैं, सरकार का समर्थन आप सभी के साथ है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर यहाँ पर हासिल होगी, और आपको अपनी मेहनत का उचित दाम यहाँ जरूर मिलेगा। और इसी के साथ मैं हमारे सभी विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी किसान भाइयों बहनों तक साझा की हैं। तो किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खेती के संदर्भ में जितनी भी आपके मन में शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी, और आप अब निश्चिंत होकर इस ओर अपने कदम जरूर बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इसी के साथ आज के बाद संवाद में बस इतना ही। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे सभी विशेषज्ञों का धन्यवाद और आभार, और इसी के साथ अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे, नए विषय पर करेंगे वाद संवाद। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।